नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो ये यात्रा चली हुई है, यह जनरल स्टडीज पे है, सामान्य अध्ययन। इसका विषय है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। और इस पे हम 4-5 वीडियो बना चुके इस अध्याय पे। और अब का जो हमारा जो विषय है, इसमें है सल्तनत व मुगल काल, जिसको मध्यकाल बोलते थे, में भारतीय जनजीवन व अर्थव्यवस्था कैसी थी। उस समय जनजीवन का क्या हाल था, और जो बार बार जो राजनीतिक मानचित्रों में पुनर्निर्माण होता रहता था, उस झंझावात में भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 11वीं शताब्दी से के अंत में 1192 से लेके और 18वीं शताब्दी तक भारत में झंझावात रहा, स्थिरता नहीं थी। और इस कारण से भारत में जनजीवन जो है प्राय उथल पुथल रहती थी। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो इस कारण वह उन चपेटों से सहन कर जाती थी। वो अपना भरण पोषण भले ना करें कृषक वर्ग, लेकिन राज के कोष को वो भरते रहते थे। जब राजकोष भरा रहेगा तो बुनियादी ढांचे भी मजबूत होते हैं। यही कारण था कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जो परिवर्तित राजनीतिक शक्तियां के बाद भी भारत में कृषि की जो नींव थी, फलते फूलते कारीगर उद्योग, समुदाय व मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था। उस समय पे जो अर्थव्यवस्था तो चलती थी, मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी। कुटीर उद्योग थे, कुटीर उद्योग में कारीगरी थी, और वे भी जाति जो उस समय पे थी, वो श्रेणी और पेशे के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ। पेशे के आधार पर जातियों उसकी लोगों की पहचान होने लगी। जो इतिहासकार इसको गलत तरीके से पेश करते हैं और उसको भारत के ब्राह्मणवाद को या मनुवादी को इस बारे में दोष देते हैं, उनको कान खोल के ये बातें देख लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए कि ये जो जाति थी, ये मध्यकालीन मुगल और सल्तनत काल, मुसलमान काल में ही ये इनको, क्योंकि उनको यहाँ की बातों का ध्यान नहीं था, और उस समय के जो इतिहास लेखककार थे, उन्होंने इनको पेशे को जाति की पहचान दे दी, और वे उन पे आज तक वो खत्म होकर नहीं दे रही। जो बढ़ईगिरी का काम करता था वो बढ़ई कहलाने लगा, जो सोने चांदी के जेवर गढ़ता था वो सुनार कहलाने लगा, जो लोहे के औजार बनाता था वो लोहार कहलाने लगा, जो चमड़े का काम करता था वो चर्मकार कहलाने लगा। इस प्रकार से जो खेती बाड़ी करता था वो किसान कहलाने लगा। जो 4 वर्ण बटे हुए थे वो छिन्न भिन्न हो गए। जो श्रेणी के पैसे, उसके आधार वर्ण की व्यवस्था भी बिगड़ गई, और पैसे को जाति बना के प्रस्तुत कर दिया गया। इस कारण से ये जो है जाति आगे बढ़ी। समुदाय और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था भी चलती थी, ऋण प्रणाली थी,
और हुंडी की भी व्यवस्था थी। ये हुंडी की व्यवस्था आज के एटीएम के समान है। उस समय पर रुपए, सिक्के और तांबे के दाम चलते थे। अब इसको विस्तार से मैं बताता हूं कि भाई कैसे कैसे क्या था। तो बताया मैंने ऋण प्रणाली जैसे विकेंद्रीकरण, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक माना जाता था। व्यापारिक नेटवर्क जीवंत रहा। उनका इन झंझावातों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि साहूकार तो जिसकी सत्ता होती है उसी की तरफ रुख मार लेते हैं। उसी कोई आज के समय भी देख लो, उन्हीं कोई डोनेशन देना शुरू कर देते हैं, फिर उन पर कौन क्या असर पड़ेगा। संतलत काल में बुनियादी ढांचे में कुछ प्रगति हुई। आज जो हम देखते हैं दिल्ली से आगरा की तरफ जो नहर जाती है, जिसको आगरा नहर के नाम से जाना जाता है, वह सिकंदर लोदी की बनवाई हुई थी। सल्तनत काल के जो आखिरी जो वो था सिकंदर लोदी, उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसको आगे बनाया। इससे वहां से जहाजों के माध्यम से इतनी चौड़ी इसको बनाया गया कि वहां से सीधा माल जो है आगरा तक पहुंच जाए। तो ये बुनियादी ढांचा जो है तैयार हुआ। बुनियादी ढांचे में कुछ प्रगति हुई, विशेष कर उत्तर भारत में सड़कें, और शेरशाह सूरी ने जो आज जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, उसका निर्माण उस समय के शेरशाह सूरी ने करवाया था। और उसको क्योंकि सड़कें तो पहले से ही थी वे, उनको उन्होंने पक्की सड़क बनवा दी थी, जिसको आज जीटी रोड बोलते हैं। आज भी उसको जीटी रोड बोला जाता है। सेतुओं का, नहरों का, अन्य सिंचाई कार्यों का निर्माण के साथ नए शहरों की भी स्थापना कराई। मुगल काल में इन सभी का विस्तार और हुआ और विभिन्न धातु और मूल्य वर्ग के सिक्के मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। मुगलों ने एक अलग प्रणाली अपनाई, जिसमें चांदी का रुपया और चांदी के दाम और जो है तांबे के दाम प्रचलन में था। उन्होंने चांदी का सिक्का और तांबे के दाम जो है चलवाए। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, जो मैंने बताया। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि शासन अपने प्रशासन और सैन्य बल को बनाए रखने के लिए कृषि राजस्व पर ही निर्भर रहते थे। साधारणतः उपज का 5वां हिस्सा और कहीं कहीं तो आधा हिस्सा भी ले लिया जाता था। कुछ सुल्तानों ने तो उस समय पे इतनी लूट खसोट मचाई कि किसानों की रीढ़ की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने तो आधा मुंह रख लेते थे, हमें कोई मतलब नहीं है भैया, आधा इधर धर दे। सिंचाई प्रणाली के विस्तार से कृषि का उत्पादन, जैसे जैसे बुनियादी ढांचे नहरें निकली तो कृषि की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी और उसमें उत्पादन में वृद्धि हुई। उस समय पर जो खेती होती थी वो मुख्य रूप से जो खाद्यान्न जो होते थे उसमें गेहूं, चावल, जौ, दालें, गन्ना व मसाले आदि थे। और गैर खाद्य में कपास, पटसन, ऊन और रेशम व जो है लकड़ी और जो है जूट आदि जो थे वो गैर खाद्य में आते थे। उनसे बाद में माल तैयार किया जाता था और उनका व्यापार होता था। संभवतः कृषि का उत्पादन क्षेत्र काल के अनुसार भिन्न भिन्न था। इस अवधि में भी किसानों ने भीषण अकालों का सामना करना पड़ा। राहत व्यवस्था किसी विशिष्ट शासक की उदारता पर निर्भर थी। कोई उसकी उदारता पे थी, रहमो कर्मों पे वो उनको कुछ जो है छूट दे भी देता था, नहीं तो ना भी देता था। वस्त्रों के अतिरिक्त शिल्पकारों ने हथियारों से लेकर बर्तन आभूषण तक अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए। नदी व समुद्री मार्ग से आवश्यक जहाज निर्माण इस अवधि में अत्यंत विकसित हुए, यानी उस समय पे जहाज यहाँ बनने लगे थे। और भारतीय वस्तुओं का निर्यात तटीय व नदियों के किनारे नगरों जैसे कालीकट, मंगलोर, सूरत, मूसलीपट्टम
और हुगली के माध्यम से किया जाता था। भारत जितना निर्यात करता था उससे कम ही आयात करता था, यानी निर्यात ज्यादा होता था और आयात कम होता था। आयातित वस्तुओं में रेशम, घोड़े, धातुएं, विविध विलासिता की वस्तुएं आदि थीं। अरब, फारस जो आज के समय पर ईरान कहा जाता है, और मध्य एशिया के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों में ही बस गए और वहीं से ही अपना बिजनेस, आर्थिक गतिविधि करते रहते थे। उन्होंने अपनी एजेंसी वहीं बना ली। वो जो थे वो तटीय क्षेत्रों में ही, बंदरगाहों में ही उन्होंने अपने अपने आवास और तंबू गाड़ रखे थे और वहीं से ही अपना सब कुछ करते रहते थे। और व्यापार में इस प्रक्रिया से तीव्र वृद्धि हुई। लगातार माल ढो ढो के वहां से आते रहते थे और यहां सप्लाई करते थे और यहां का माल वहां, वो सप्लाई चेन वो टूटने नहीं देते थे। हुंडी की प्रणाली बड़ी प्रचलित में थी। हुंडी क्या होता था कि जैसे आज के समय में प्रणोट लिख के दे देते हैं, उसके समय में भी जो हुंडी प्रदाता होते थे वो किसी व्यक्ति को अपना शुल्क अदा करने के बाद में हुंडी बना के दे देते थे, कागज पर कुछ लिख के दे देते थे अपने कूट भाषा में, और वो जहां भी जाता था वहां उनकी एजेंसी बनी हुई होती थी और वहां किसी व्यक्ति के नाम दे वो नोट रहता था लिखा हुआ, वो उसको उतने पैसे वहां पे जब पहुंचने पे दे देता था। तो इस प्रकार से रास्ते में लूट खसोट से बचने के लिए भी जो व्यापारी थे वो और जो और लोग थे वो इस हुंडी प्रणाली का बड़ा उपयोग करते थे। इसमें ना तो राजा का भी कोई हस्तक्षेप रहता था, राज के हस्तक्षेप से भी दूर रहती थी, और ये हुंडी प्रणाली उस समय में बड़े जो है प्रचलन में थी। धन हस्तांतरण में कोई राजनीतिक सीमाओं का कोई हस्तक्षेप से भी वो बच जाते थे। इससे लूटपाट के प्रति कम संवेदनशील हो गए और मारवाड़ी जैसे व्यापारी समुदाय विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी काम में निपुण हो गए इस काम में, और ऋण और विश्वास की समांतर प्रणाली विकसित हो गई और आधारिक ढांचे ने स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। यानी कि ये प्रणाली विकसित हो गई, हुंडी प्रणाली। भाई तू मेरे यहाँ पे मेरी मदद कर और मैं तेरे वहां पे कर दूंगा। उनका आपस में लेन देन चलता रहता था, हिसाब किताब वो अपना हुंडी के हिसाब से उनका नेटवर्क अपना चलता रहता था। तो इस प्रकार से ये हुंडी की जो व्यवस्था है, हुंडी किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए एक लिखित निर्देश था। इसे राजनीतिक सीमाओं के पार ले जाया जा सकता था। यह आधुनिक बैंकिंग के अग्रदूत था जो मुद्रा ले जाने के लिए आवश्यक के बिना ही वित्तीय लेन देन संभव बनाता था। यह प्रणाली शासक वर्गों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना ही व्यापार नेटवर्क से संचालित होती थी। जो मंदिर थे वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे, उनके रूप में भी उभरा। क्योंकि आज आप भी देख रहे होंगे कि मंदिरों में कितने लोग भक्तजन आते हैं और वहां से अर्थव्यवस्था का कितना विशाल करोड़ों अरबों का आज भी जो खेल होता है, व्यापार बिजनेस चलता है। किसी मंदिर को उठा लो, मंगलवार और शनिवार के दिन तो प्रसाद पेड़े वालों के उनकी मौज आई रहती है, माला फूल माला मेला सा लगा रहता है। ऐसे ही पहले भी था। तो बड़े बड़े मंदिर होते थे, उनमें दुनिया भर का चढ़ावा आता था। उस चढ़ावे को वहां के जो पुजारी होते हैं उन्होंने ट्रस्ट बना रखा था। कुछ जो राजा थे वे भी अपने विश्वास के, ट्रस्ट का मतलब होता विश्वास करके जो है वो मंदिर में अपना राजकोष जमा कर देते थे और समय और परिस्थिति के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता था। वो मंदिर के जो ट्रस्टी होते थे वो उस पैसे से ब्याज पे जो है व्यापारियों को पैसे देने का इंतजाम करते थे और इस प्रकार से व्यापार में उनका मंदिर का काफी योगदान रहता था। अनेकों मंदिर न केवल पूजा और शिक्षा, सामाजिक संपर्क व प्रदर्शन कला के केंद्र थे, अपितु तो चहल पहल भरे बाजार वाले पारिस्थितिक तंत्र का भी निर्माण करते थे। मेला जैसे आप हरिद्वार में देख रहे हो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। दोनों तरफ कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा जो है बाजार रहता है। उसमें कोई भी बाजार की दुकान जो है वो खाली नहीं रहती, जिस पे कोई ना कोई आदमी जरूर खड़ा रहता है। ऐसे ही पहले भी था।
चहल पहल व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता था। शासक वर्ग मंदिर के देवताओं को भूमि और धन दान करते थे, जैसे मंदिर प्रबंधकों द्वारा ट्रस्ट के रूप में रखा जाता था, और ये प्रबंधन सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई प्रणाली, सरोवर, तीर्थयात्रियों के लिए आवास, धर्मशालाएं व छत्रम विकसित करते थे। मंदिर जो है व्यापारी वर्ग को ऋण प्रदान करते थे और आंतरिक व समुद्री व्यापार को वित्त पोषित करते थे। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे उनको वह वित्त पोषित करते थे, जिससे सामुद्रिक मार्ग जो है का जो व्यापार था वो चलता रहता था। प्रारंभिक काल में जैसे समृद्धि देखी गई, वहीं 16वें दशक में उत्तरार्ध में आर्थिक संकट उभरने लगे। बिचौलियों को भुगतान करने के बाद किसानों के पास प्राय कुछ नहीं बचता था, उपज का एक छोटा सा भाग बचता था। इसके कारण से किसानों को अपनी भूमि भी गंवानी पड़ी और बंधुआ मजदूर भी बन गए। इतिहासकार बताते हैं कि शिल्पकारों और मजदूरों भी प्राय कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। भारत अभी भी एक समृद्ध देश था, जैसा कि अरब और यूरोपीय यात्री प्रमाणित करते हैं, किंतु धन संपत्ति मुख्यतः शासकों, दरबारियों, उच्च अधिकारियों, व्यापारी वर्ग के हाथों में केंद्रित थी। यानी कि खाई बनी हुई थी। जैसे जो धनी, कहने को तो धनी था, धन किनके पास में था? राजाओं के पास में था, उनके दरबारियों के पास में था, उनके उच्च अधिकारियों के पास में था, और व्यापारी के पास में था, और बिचौलियों के पास में था। उनके पास तो धन की गंगा थी। बाकी सब मजदूर, किसान सब भूखे नंगे अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कहने को तो वे जिंदे थे, वो मरे के समान ही थे, और उनसे बेगार कराते थे। इसके अतिरिक्त निरंतर युद्धों के कारण भी जनसंख्या में बलात् विस्थापन होता रहता। दुनिया भर के युद्ध चलते रहते थे। लोग बाग अपने टंडीरे उठा के इधर से उधर चलते रहते थे। सामान्य जन के स्तर पर विशेष रूप से शासकों की अनुमति से अपवित्र व नष्ट किए गए पावन स्थलों के लिए भी संघर्ष की घटनाएं होती रहती थीं, क्योंकि ये जो इस्लामिक आक्रांता थे, ये शिक्षा के और मंदिरों को, जो धार्मिक स्थल थे, उनको नष्ट और भ्रष्ट करने का दौर इनका चलता रहता था। इनमें उन्माद भरा रहता था, और इनाम पाने की होड़ लगी रहती थी कि मैंने जो है हजूर इतने जो है धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए, इतने को मैंने जो है अपवित्र कर दिया, और उनको जागीरदार उनकी इनाम में मिलती रहती थी। इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए संघर्ष चलता रहता था। विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ साथ, हालांकि जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोग थे, जमीनी स्तर पे वो एक दूसरे के साथ में तालमेल बना के रहते थे। ऊपरी लेवल पे जो है उन्माद बड़ा गहरा बना हुआ था। आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर भी थे, जैसे आज के समय में है। उस समय में भी लोग आर्थिक रूप से जो अलग अलग समुदाय के थे, धर्म के, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे। भारत के अधिकांश शासकों ने कलाओं को संरक्षण दिया। समुदायों में भी अपनी परंपराओं के अनुसार पुनर्जीवित इसका प्रयास वो करते रहते थे, जिसमें अनेक परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुकूल ढल गई, और इन सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप एक साझा विरासत निर्माण हुआ। इन सबके मध्य भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहा, किंतु प्राय राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। राजनीतिक मानचित्र बार बार परिवर्तन होने के कारण इस दौर में भारत ने गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किंतु फिर भी वह बचा रहा। न केवल कठिनाइयों से, अपितु सहनशीलता की भी अलग ही कहानी रही। जब अवसर आया तो शस्त्र के माध्यम से, कभी कला के माध्यम से, कभी साहित्य और आध्यात्म और कालातीत मूल्यों के नए सृजन के माध्यम से भी उन्होंने अपनी सहनशीलता का, कठिनाइयों का, चुनौतियों का वर्णन किया। इस प्रकार से ये जो है कहानी जो इस अध्याय की थी समाप्त हुई कि भाई भारत उन समय का जो जनजीवन था बड़ा झंझावात में था। आम आदमी बहुत परेशान रहता था,
उनकी 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़े रहते थे। जो कुछ बचता है उसे सरकार के किसानों को खजाने में जमा हो जाता, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत ही बचता था। फिर भी वो अपनी जिंदगी से मस्त रहते थे और अकाल का भी सामना करते थे, गरीबी का भी सामना करते थे, और उनके चोर लुटेरे और जो उनकी संस्कृति को नष्ट करने वाले जो एक उन्मादी भीड़ आती थी, उनका भी वो सामना करते थे। और अपने इन बातों को वो अपने समय समय आने पर शस्त्र के माध्यम से भी, शास्त्र के माध्यम से भी, कला और आध्यात्मिक जहां भी उनको वो मिलती थी उसके माध्यम से वो उसको प्रदर्शित करके अपनी पीड़ा को भी दर्शाते थे। इस अध्याय में इतना ही। अब इस अध्याय में हमें क्या क्या मिला उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दे। बाकी अगली वीडियो में हम इस अध्याय की प्रश्नों को भी हल करने में आपकी मदद करेंगे। इस काल में क्या मिला? इस काल में तुर्क, अफगान, मुगल सेनाओं के नेतृत्व में कई विदेशी आक्रमण हुए जिसमें व्यापक विनाश हुआ, पुराने राजवंश का पतन हुआ, राज्यों में साम्राज्यों का नए का उत्थान हुआ और कुछों का पतन हुआ। निरंतर युद्ध, गठबंधन और विजयों के भारत की राजनीतिक सीमाओं को नया रूप दिया। इस काल में धार्मिक असहिष्णुता की घटनाएं घटी। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, पारसी जनजातियों को समय समय पर गंभीर उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ शासक एक दूसरों की तुलना में कुछ उदार भी थे, कुछ क्रूर थे। इसमें कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के साथ में संपर्क बढ़ा। फिर भी आम जनता की आर्थिक स्थिति सामान्यतः दयनीय ही रही। भारतीय समाज ने कस्बे, नगरों, मंदिर और अर्थव्यवस्था अन्य पहलुओं के पुनर्निर्माण में अनुकूल तथा लचीलापन दिखाया। अनुकूलता व लचीलापन दिखाया। समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन होते रहते थे। आगे उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और नई सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के निर्माण में देशी विदेशी तत्वों को मिलाने के भी मार्ग खोजे। वास्तुकला, संगीत और चित्रकला सहित अनेक कला रूपों से सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्कर्ष हुआ, बढ़ा। इस प्रकार से ये पाठ अध्याय रहा। अब आगे जो है अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझे। समझने में क्या है, समझने से आदमी को रटने की जरूरत नहीं होती। देखो, समझने की बात यह है क्योंकि परिवर्तनशील समय था, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, सल्तनत काल में भी नहीं थी। कोई पता नहीं कब कौन सुल्तान बन जाए, एक दूसरे के पर चाल से चाल चलते रहते थे। हाँ, मुगल काल के समय में औरंगजेब के समय में तो कुछ आपसी में रस्साकसी चली, लेकिन अपने भाइयों को और पिताजी को जेल में डाल के, भाइयों को ठिकाने लगा के पिताजी को जेल में डाल के औरंगजेब ने भी एक स्थिरता बनाए रखी। लेकिन ये स्थिरता निचले लेवल पे नहीं थी, वहां पे उन्माद करते रहते थे। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था थी मूल रूप से कृषि आधारित थी। उन्हें तो किसानों को खेतीबाड़ी करनी, कुटीर उद्योग वालों को, कारीगर वालों को अपने औजारी बनाने, चाहे किसी का भी राज हो। जाति पेशे के आधार पे बन गई। कुम्हार है, उन्होंने बर्तन बनाने के काम, चाहे वो किसी की राज हो, भैया उन्हें तो बर्तन ही बनाने। जूते बनाने वालों को अपने जूते बनाने, खुरपा बनाने वाले को, दराती बनाने वाले को अपने तब भी औजार बनाने, अपने जो भी किसी का राजकाज हो उन पर कोई परिवर्तन नहीं था भैया, जैसे था। हाँ, बेगार करनी पड़ती थी। मेहनत मजदूर को तो तब भी मजदूरी करनी, आज तब भी मजदूरी करनी, चाहे किसी का भी राज हो। समुदाय थे उनकी, जो व्यापारी थे उनको व्यापार करना, भैया किसी का भी राज हो, भैया तुझे हम दे देंगे अपना जो। तो इस हिसाब से इनमें उतार चढ़ाव तो होता था, लेकिन चौपट अर्थव्यवस्था ये चौपट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि राजाओं को भी इनकी जरूरत थी। अगर वो किसानों का नाश कर देंगे तो पेट कैसे भरेगा? तो इनकी तरफ वो रहम करम रखते थे और इनके लिए बुनियादी ढांचों का भी आवश्यकता अनुसार वो रख रखाव और बढ़ाने की कोशिश करते थे।
और अपनी सेना को आने जाने के लिए भी वो बुनियादी ढांचे में पुल हैं, सड़कें हैं, उनका निर्माण पर जोर देते थे। एक नई व्यवस्था आई, हुंडी के आधारित अर्थव्यवस्था आई। वो ये थी, भैया लूट खसोट रास्ते में हो जाती है, मैं तुम्हें पर्ची बना के दे दूंगा, हमारा आदमी वहां बैठा, वहां से पैसे ले लेना। ये थी हुंडी व्यवस्था। इसका चलन हुआ, ऋण प्रणाली चालू हुई, सूद पे ब्याज खोर, जैसे आज के समय में है सूदखोर, ऐसे उस समय में सूदखोर थे। रजिस्टर चलता था उनका। रुपए, सिक्के चांदी के चले और तांबे के जो है वो दान का भी प्रचलन मुगलों ने करा। तो इस प्रकार से यह अर्थव्यवस्था, जनजीवन इस प्रकार का चलता था। मुख्य रूप से शासक, उनके दरबारी और उनके जो है सहयोगी व्यापारी, ये तो मौज में रहते थे। उनके पास तो अपार अकूत धन था, ऐश और आराम विलासता के सारे उनके पास उपकरण थे। लेकिन किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग जो था, वो उनकी स्थिति दयनीय थी। उनको 2 जून की रोटी के लाले पड़े रहते थे। उनके बावजूद भी उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो है हम इनके प्रश्न उत्तर बताएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।